स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिक विकार, जिन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो अपन आनुवंशिक विकार क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और अपने बुक में कौन कौन से महत्वपूर्ण आनुवंशिक विकार दे रखे हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आनुवंशिक विकार क्या होते हैं। तो आनुवंशिक विकार जीन या जो डीएनए होता है उसमें असामान्य बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। तो सामान्य बदलाव होता है वो तो जीन में के द्वारा होता है, तो उससे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डीएनए के जो अनुक्रम होता है या जो डीएनए या गुणसूत्र पर जीन होते हैं उनमें असामान्य परिवर्तन या बदलाव हो जाते हैं। तो उसके कारण से संबंधित जो संतति पैदा होती है उसमें कई तरह के रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो जीन में या डीएनए में परिवर्तन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है। तो जो ये आनुवंशिक विकार है उसका कारण क्या है। तो जो आनुवंशिक विकार होते हैं उसमें प्रमुख कारण होता है कि आनुवंशिक विकार का मुख्य कारण उत्परिवर्तन या म्यूटेशन है, जो एक हानिकारक परिवर्तन होता है। तो हमने उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि जो उत्परिवर्तन होते हैं वे अचानक और अकस्मात होने वाले परिवर्तन होते हैं जो वंशागत हो जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत कम उत्परिवर्तन लाभकारी होते हैं, अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। तो जो जंतुओं में या जो मानव के अंदर उत्परिवर्तन होते हैं वो ज़्यादातर हानिकारक ही होते हैं। तो इसका प्रमुख कारण होता है उत्परिवर्तन। आनुवंशिक विकार के प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, तो आनुवंशिक विकार को मोटे तौर पर हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। तो एक तो होता है मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार या मेंडेलियन डिजीज़ या डिसऑर्डर्स, और दूसरे होते हैं गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमीय विकार। तो एक तो होते हैं मेंडेलियन विकार और दूसरे होते हैं गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन को हम अंग्रेजी में मेंडेलियन डिसऑर्डर और गुणसूत्रीय को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो देखिए, दो मेंडेलियन विकार मतलब ये केवल एक जीन के द्वारा होने वाला है, जबकि गुणसूत्रीय विकार के अंदर पूरे गुणसूत्रों में बदलाव आएगा। या तो गुणसूत्र कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके कारण से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेंडेलियन विकार। तो देखिए, मेंडेलियन विकार जिसको अंग्रेजी में मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो ये होते क्या है और किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। देखिए, मेंडेलियन विकार ऐसे विकार होते हैं जो एकल जीन के बदलाव या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। मतलब मेंडेलियन जो विकार होते हैं वो केवल अकेली या एक जीन में उत्परिवर्तन या बदलाव से उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें गुणसूत्रों पर डीएनए पर जीन लगी होती है, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर विशेष जीन के अंदर बदलाव होने से ही ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात एक जीन में हुए परिवर्तन के कारण मेंडेलियन विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण बात है कि केवल एक जीन में हुए बदलाव के कारण ही जो विकार उत्पन्न होते हैं वो मेंडेलियन विकार होते हैं। अब मेंडेलियन विकार में जो प्रमुख इसके उदाहरण हैं अपनी किताब में दिए हुए हैं, उन प्रमुख उदाहरणों में देखिए, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दांतर कोशिका अरक्तता, वर्णांधता, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये सारे के सारे विकार है वो मेंडेलियन विकार है। ये सारे के सारे विकार किसी एक जीन में हुए उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। अब बात आती है कि इसको मेंडेलियन विकार अपन क्यों कह रहे हैं। तो देखो, इन विकारों को मेंडेलियन विकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेंडल की वंशागति नियमों का पालन करते हैं। वंशागति नियमों का पालन का मतलब है ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते जाते हैं। तो इनको ये वंशागति के जो नियमों की पालना कर रहे हैं, इसलिए इनको हम मेंडेलियन विकार कह रहे हैं। मेंडेलियन विकार, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, मेंडेलियन विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। मतलब ये जो विकार है ये किसी प्रभावी जीन में हुए उत्परिवर्तन या अप्रभावी जीन में हुए उत्परिवर्तन के कारण हो जाते हैं। मेंडेलियन विकारों के जो जीन होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम अथवा लिंग गुणसूत्र पर स्थित हो सकते हैं।
तो जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं 1 से 22, उनमें से किसी गुणसूत्र पर ये हो सकते हैं, या जो लिंग गुणसूत्र होते हैं जैसे एक्स और वाई होते हैं उन पर इसके जीन स्थित हो सकते हैं। अब उस जीन में कोई उत्परिवर्तन होता है तो संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये थी मेंडेलियन विकार। अब देखते हैं अपन कि प्रमुख मेंडेलियन विकार कौन कौन से हैं और उसके उदाहरण। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया इसको अपन लिखते हैं हीमोफीलिया, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं हीमोफीलिया। इस तरह से इसको स्पेल कर सकते हैं, स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो दोनों स्पेलिंग इसकी सही है। देखिए हीमोफीलिया रोग क्या है। हीमो का मतलब यहाँ पर होता है ब्लड से रिलेटेड, हमारे रुधिर से संबंधित। तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग, सेक्स लिंक्ड डिजीज है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। एक लिंग संलग्न रोग का मतलब है ये एक लिंग गुणसूत्र से संबंधित, यानी उसके जो जीन होते हैं वो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित रहते हैं। तो इसलिए हम हीमोफीलिया को कहते हैं कि ये एक लिंग संलग्न रोग है, लिंग गुणसूत्र से संबंधित एक रोग है। यह एक अप्रभावी एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के कारण होता है। तो ये जो एक्स लिंग गुणसूत्र है उसके ऊपर जो एक्स जो लिंग गुणसूत्र है और उस पर जो अप्रभावी जीन है, जैसे अपन इसको दिखाएंगे स्मॉल एच से, क्योंकि कैपिटल जो एच होती है वो तो प्रभावी जीन हो गई, तो इससे तो हीमोफीलिया होगा नहीं। जो स्मॉल एच वाली जो जीन होगी यानी अप्रभावी जीन, तो जो एक्स गुणसूत्र पर जो अप्रभावी जीन होगी यानी स्मॉल एच से इसको दिखाने वाले हैं हम, तो उसके कारण से इस हीमोफीलिया का कारण बनता है, यह हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो देखिए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये एक लिंग संलग्न रोग है और इसका ये एक अप्रभावी एक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित जीन के कारण होता है। इस रोग में रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों के अभाव से रक्त का बहना बंद नहीं होता, अतः चोट लगने पर रक्त बहता रहता है। मतलब इस हीमोफीलिया में क्या होता है कि एक जब छोटी सी चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त लगातार बहता रहता है, और रक्त के बहने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो एक छोटी सी चोट भी कई बार मृत्यु का कारण बन जाती है। तो उसका कारण यही है कि रक्त रुकता ही नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए रक्त बहता ही रहता है। हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है। देखिए हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है, जिसमें हीमोफीलिया ए है, यह रक्त स्कंदन कारक नंबर 8 की कमी से उत्पन्न होता है, और हीमोफीलिया जो बी होता है ये रक्त स्कंदन कारक नंबर 9 की कमी से होता है। कारक नंबर 9 और कारक नंबर 8 की कमी से ये होता है। इस रोग में रुधिर का थक्का बनाने वाली संबंधित प्रोटीन का निर्माण प्रभावित होता है, जिसके कारण रक्त स्कंदन नहीं हो पाता है। तो इससे होता क्या है कि जब हीमोफीलिया के अंदर जो रक्त का स्कंदन करने वाली जो जीन है, करने वाली उसमें जब उत्परिवर्तन होता है तो 8 और 9 नंबर कारक की कमी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन है उसकी कमी हो जाती है, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन है और प्रोथ्रोम्बिन है। इस दोनों की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है और रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है। यह अप्रभावी जीन अर्थात इसको रेसेसिव जीन भी अपन कहते हैं के कारण उत्पन्न होता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स गुणसूत्र पर जो अप्रभावी जीन है उसके कारण ये उत्पन्न होता है। अतः नर में एक अप्रभावी जीन ही रोग उत्पन्न कर देता है, नर कभी वाहक नहीं होते हैं। अब नर में एक अप्रभावी जीन ही रोग उत्पन्न क्यों कर देता है, क्योंकि नर होता है एक्स वाई और एक्स में अगर अप्रभावी जीन है तो ये अपना प्रभाव दिखा देगी, क्योंकि इसके प्रभाव को रोकने वाली जो प्रभावी जीन है नहीं यहाँ पर, इसलिए अप्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखा देगी और ये नर है वो रोगग्रस्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नर हीमोफीलिया से रोगग्रस्त होते हैं, रोगी होते हैं। नर कभी वाहक का कार्य नहीं कर सकता, तो या तो नर केवल सामान्य होगा जिसमें हीमोफीलिया की जीन होगी नहीं, या बिल्कुल रोगग्रस्त होगा।
महिलाएं हैं, अब देखिए महिलाओं की बात करते हैं। तो महिलाएं जब विषम युग्मज अवस्था में होती है, विषम युग्मज मतलब जैसे एक्स और एक्स एक महिला है, एक एक्स पर तो इसका स्मॉल एच है यानी हीमोफीलिया वाला जीन है, दूसरा इस पर कैपिटल एच है। तो हमें जानते हैं कि जब तक प्रभावी जीन होता है वो अप्रभावी जीन के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता है। तो इसमें दो एक्स होने के कारण एक एक्स पर तो हीमोफीलिया का जीन है, लेकिन दूसरे जीन पर इसका प्रभावी रूप भी मौजूद है, यानी सामान्य कारक यानी प्रभावी रूप मौजूद है इस एच जीन का। इसलिए ये कैपिटल एच स्मॉल एच के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं होने देती। तो इस अवस्था में क्या होगा, महिला वाहक का कार्य करती है, मतलब ये महिला रोगग्रस्त तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये जीन बना हुआ है तो ये वाहक का कार्य करेगी, आगे की पीढ़ी में इस जीन को पहुंचा देगी। क्योंकि महिला में दो एक्स गुणसूत्र हैं, इनमें से एक एक्स गुणसूत्र पर सामान्य जीन को हम क्या लिख सकते हैं, प्रभावी जीन की उपस्थिति से ऐसी महिलाओं में रोग नहीं होता है। तो ऐसी महिलाओं में रोग नहीं होगा। अब महिलाएं रोगी कब होगी कि महिलाओं के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल यानी बहुत ही अत्यधिक कम होती है। क्योंकि महिला रोगग्रस्त तब होगी जब महिला की माता कम से कम रोगवाहक हो और उसका पिता रोगग्रस्त हो। तो या तो माता कम से कम रोगवाहक हो या फिर माता भी रोगग्रस्त हो और पिता भी रोगग्रस्त हो, या कम से कम माता वाहक हो और पिता उसका रोगग्रस्त हो, तब जाकर महिला रोगग्रस्त होती है। तो ऐसा ये जो स्थिति है वो 10 लाख में से एक महिला में देखने को मिलती है। 10 लाख जो महिलाएं होती है उसमें एक महिला ऐसी होती है जिनमें ऐसी स्थिति मिल सकती है। इसलिए बहुत कम होती है ऐसी संभावना, अर्थात महिला के हीमोफीलिया से रोगग्रस्त होने की संभावना बहुत कम है। अर्थात महिलाएं समयुग्मज अवस्था यानी एक्स एक्स दोनों पर अप्रभावी जीन उपस्थित हो, ऐसी स्थिति बहुत कम मिलती है और समयुग्मज अवस्था में ही महिला रोगी होती है, जो कि 10 लाख में से एक महिला में ये स्थिति देखने को मिलती है, जो कि बहुत कम संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि महिला ज़्यादातर वाहक का कार्य करती है, ये रोगी बहुत ही कम होती है। अब अपन इसकी वंशागति का अध्ययन करेंगे। देखिए कुछ बातें और देख लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट, कि हीमोफीलिया से रोगग्रस्त महिला अधिक आयु तक जिंदा नहीं रह सकती है। जैसे मान लो को रोगग्रस्त महिला एक्स एक्स, इसमें भी स्मॉल अप्रभावी जीन है, इस पर भी अप्रभावी जीन है, ये महिला रोगी हो गई हीमोफीलिया से, तो ये महिला ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी और अधिक आयु तक जिंदा नहीं रह पाती है, क्योंकि युवावस्था तक पहुंचने पर अधिक रक्तस्राव ब्लीडिंग से इसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे इसमें एमसी शुरू होता है, मेस्ट्रो साइकिल शुरू होता है, तो इसमें अधिक ब्लीडिंग होने लगती है और वो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है और धीरे धीरे उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो अधिक दिन तक ये महिला जिंदा नहीं रहती है अगर हीमोफीलिया से रोगग्रस्त कोई महिला होती है। देखिए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की अगर वंशावली देखें तो उस वंशावली में अनेक वंशज हीमोफीलिया से ग्रस्त थे, तथा महारानी जो है विक्टोरिया ये स्वयं इस रोग की वाहक थी। तो हीमोफीलिया जो ब्रिटेन के महारानी थे उसके वंशज में मौजूद है, महारानी खुद इसके वाहक थी और आज भी उसके वंशज में हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगी पाए जाते हैं। अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हीमोफीलिया का वंशागति कैसे होती है। तो देखिए एक सामान्य स्त्री और रोगग्रस्त पुरुष में विवाह होने पर संतति में हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होगी, तो इसको आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आप बहुत ईजी से इसको अपन को समझने वाले हैं। तो देखिए इसका हल अपन ऐसे सामान्य स्त्री है और रोगग्रस्त पुरुष। सामान्य स्त्री को हम ऐसे इस तरह से लिख देंगे एक्स एक्स, और सामान्य होगा तो इस पर कैपिटल एच उपस्थित होगा, यानी इसका सामान्य जीन अर्थात प्रभावी कारक उपस्थित होगा। तो ये महिला बिल्कुल सामान्य होगी, क्योंकि कैपिटल एच हीमोफीलिया फैलाता ही नहीं है, हीमोफीलिया इसलिए ये सामान्य है। रोगग्रस्त पुरुष के अंदर एक्स वाई मतलब इसमें एक जो अप्रभावी स्मॉल लेटर वाला एच होगा, अर्थात ये पुरुष रोगग्रस्त है। तो अब हम इसके जीन बना लेते हैं, ये गुमक बन गए। तो ये गुमक ये सामान्य स्त्री तो केवल एक ही प्रकार की गुमक बनाएगी एक्स एच, और ये एक्स स्मॉल एच और वाई वाला दो तरह की गुमक बनाएगा। अब इसमें अपन क्रॉस करवा देते हैं, निश्चय करवाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक्स एक्स एच और एक्स वाई यानी कैपिटल एच वाला। तो यहाँ पर तो देखिए ये एच उपस्थित है कैपिटल एच, तब तक ये स्मॉल एच के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा। तो ये जो
ये जो पुत्री होगी, ये जो पुत्री होगी, ये पुत्री क्या होगी, वाहक कार्य करेगी। किस कार्य करेगी, वाहक का। और ये जो पुत्र होगा ये सामान्य होगा क्योंकि इसमें कैपिटल एच उपस्थित है। कैपिटल एच है इसलिए हेमोफिलिया फैलाएगा नहीं। तो हम इसको एक तरह से इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने ये दोनों ले लिए और इधर दो दो जो जीन युग्मक बना लेते हैं तो समझने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे इसके दो हो गए, एक्स एच और एक्स कैपिटल एच, इसका बन गया एक्स स्मॉल एच और एक कैपिटल वाई। जब भी हम इसमें क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर बनती है एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच वाई, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच और वाई। यानी वाहक स्त्री, सामान्य पुरुष, वाहक स्त्री और सामान्य नर। तो यहाँ पर इस स्थिति को देखें जाए, इसको देख लो आप। तो यहाँ पर सभी पुत्र है वो सामान्य है। जितने भी आप पुत्र देख रहे हो पुरुष है वो सामान्य है, जबकि जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब वाहक है। तो यह कह देंगे कि 100% पुत्र सामान्य है और 100% पुत्रियां वाहक है। या यहाँ पर हम इस तरह भी इसका उत्तर लिख सकते हैं अथवा में कि 50% संतति तो सामान्य है और 50% संतति वाहक है। इसको अपन सबको संतति मान रहे हैं और टोटल 100 मान लें तो 50% संतति तो क्या है, वाहक है और 50% संतति सामान्य है। तो ये एक पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बहुत ईजी है। यदि वाहक मादा और सामान्य नर में विवाह होने पर प्राप्त संतति में हेमोफिलिया की वंशागति। तो सबसे पहले तो अपन वाहक मादा ले लेते हैं, इधर सामान्य नर ले लेते हैं। वाहक मादा कब होगी कि एक एच पर तो कैपिटल एच होगा और दूसरे पर स्मॉल एच होगा। तो ये मादा रोगग्रस्त नहीं होगी, केवल वाहक का कार्य करेगी क्योंकि कैपिटल एच इस स्मॉल एच के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा। और सामान्य नर का मतलब एक्स वाई, एक्स पर एक कैपिटल एच है, इसका मतलब है कैपिटल एच हेमोफिलिया फैलाता नहीं है, तो ये सामान्य नर हो गया। अब हम इसके युग्मक बना लेते हैं। युग्मक बना के लास्ट में जब क्रॉस करवाते हैं तो देखिए ये स्थिति आती है, सामान्य मादा, फिर सामान्य नर, वाहक मादा और रोगी नर। तो जब अपन निष्कर्ष निकालते हैं इस बात का तो हम ये कहते हैं कि जब वाहक मादा और सामान्य नर में विवाह होता है तो 50% संतति सामान्य, 25% संतति वाहक, इसको देखेंगे अपन, और 25% रोगी संतति होती है। तो देखिए 50% संतति तो सामान्य है, ये दो सामान्य हो गई, 25% वाहक हो गई है और 25% रोगी हो गई। ये इसका उत्तर इस तरह भी लिख सकते हैं अपन कि 50% नर तो सामान्य है, इसमें टोटल नर को 100 मान लेंगे तो 50-50 हो गया कि ये दो नर है तो 50-50 यानी 100 गए। तो 50% नर तो सामान्य है और 50% नर रोगी है। इस तरह से 50% मादा सामान्य है और 50% जो मादा है वो वाहक का कार्य कर रही है। तो इस तरह से इसका वंशागति का अध्ययन कर देते हैं। तो कहने का मतलब है आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर सामान्य है तो कैपिटल एस लगा दो वहाँ पे, और अगर कोई वाहक है मादा तो वहाँ पर एक पर कैपिटल एस दूसरे पर स्मॉल एच लगा दो। अगर नर रोगी है तो एक्स पर एक स्मॉल एच लगा देंगे। तो आप बिल्कुल आसानी से सभी तरह के कोई सा भी आपको कॉम्बिनेशन दे दे आप उसको हल कर पाओगे। तो दूसरी स्थिति ये है। तीसरी स्थिति देखो कुछ इस तरह से होती है कि वाहक मादा हो और रोगी नर हो, फिर हेमोफिलिया की वंशागति कैसी होती है। तो वाहक मादा, वाहक ले रहे हैं अपन, रोगी नर देख रहे हैं। तो देखो वाहक मादा में हम अपन दिखा देंगे कि एक एक्स पर तो कैपिटल एच लिख देंगे और एक एक्स पर स्मॉल एच लिख देंगे। तो यह वाहक होगी, वाहक होगी क्योंकि कैपिटल एच के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा, लेकिन एच उपस्थित है इसलिए वाहक हो। ये रोगी नर इसलिए क्योंकि इसके एक्स पर एक स्मॉल एच है इसलिए ये हेमोफिलिया इसके अंदर फैल जाएगा, ये रोगी हो जाएगा। अब हम इसके दो जीन बना लेते हैं सबके। दो जीन बना के जब हम एक एक को लेकर दोनों से क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर अपन को 4 संतति प्राप्त हो रही है। देखो ये वाहक मादा है, ये है सामान्य नर क्योंकि इसमें कैपिटल एच उपस्थित है। ये देखो ये रोग इम्पोर्टेंट है, ये मादा रोगी है क्योंकि इसके दोनों एक्स पर स्मॉल एच है तो ये रोगी मादा हो गई, और ये एक्स इस पर स्मॉल एच है तो ये रोगी नर हो गया। तो वाहक मादा और रोगी नर में विवाह होने पर इस तरह की संतति संभावना होगी पूरी। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जैसे एक तो अपन 50% संतति देखें तो 50% संतति तो रोगी है, जैसे दो रोगी है तो 50% संतति तो रोगी है, 25% संतति सामान्य है और 25% संतति वाहक है। और दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि नर को अपन 100 मान लें और मादा को 100 मान लें। तो नर में 2 है तो 50% नर सामान्य है और 50% नर रोगी, 50% मादा वाहक और 50% मादा रोगी है। तो ये इम्पोर्टेंट बात होगी यहाँ पर, इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं।
और फिर फोर्थ स्थिति क्या होती है कि रोगी मादा हो और सामान्य नर हो। तो रोगी मादा और सामान्य नर, तो मादा रोगी कब होती है? जब दोनों एक्स गुणसूत्र पर स्मॉल एच उपस्थित हो। तो अभी बताया आपको 10 लाख में से एक स्थिति ऐसी होती है कि इस तरह की मादा देखने को मिलती है। और सामान्य नर का मतलब है इस पर स्मॉल एच नहीं है, कैपिटल एच इस पर उपस्थित होता है। अब इसके जब हम युग्म बना के क्रॉस करवाते हैं तो लास्ट में उनको ये चीज़ प्राप्त होती है। एक तो वाहक मादा है क्योंकि इस पर स्मॉल एच है और कैपिटल एच है। ये रोगी नर है क्योंकि स्मॉल एच है। ये वाहक मादा है क्योंकि कैपिटल एच स्मॉल एच है। और ये एक रोगी नर है क्योंकि इस पर स्मॉल एच है। तो इससे निष्कर्ष निकालेंगे तो अपन को देखने को मिल जाएगा कि 50% संतति तो रोगी है। इसमें 1 और 2 50% संतति रोगी होगी, 100 मान लेंगे चारों को। तो 50% संतति तो रोगी हो गई और 50% संतति वाहक हो गई। और अगर मादा और नर के रूप में निकालें तो इस तरह निकाल देंगे कि 100% मादा वाहक है। देखो ये भी वाहक है, ये भी वाहक है, तो 100% मादा वाहक हो गई। और ये भी नर रोगी है और ये भी नर रोगी है, तो यहाँ पर 100% नर भी रोगी है। तो ये स्थिति होगी। और लास्ट 5वीं स्थिति ये हो सकती है कि रोगी मादा हो और रोगी नर में विवाह करवाया जाए तो हीमोफीलिया की वंशागति उसके बच्चों में किस तरह से होगी। तो रोगी मादा और रोगी नर, तो रोगी मादा को जैसे अपन लिखते हैं कि दोनों एक्स पर स्मॉल एच लिख देंगे, रोगी नर पर एक पर स्मॉल एच और एक्स वाई। अपन इसके युग्मक बना लिए और युग्मकों को अपन मिलाकर जैसे लिंग निर्धारण करते हैं वैसे क्रॉस करवा देंगे तो 4 संतति अपन को प्राप्त हो गई है। एक स्मॉल एच जिसमें रोगी मादा हो गई, ये एक स्मॉल एच वाई ये रोगी नर हो गया, एक स्मॉल एच रोगी मादा हो गई, स्मॉल एच वाई एक्स वाई रोगी नर हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सब रोगी हैं, मतलब 100% संतति रोगी पैदा होगी। और इसको नर और मादा के रूप में लें तो यहाँ पर नर को पुत्र या मादा को पुत्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 100% नर रोगी हैं और 100% जो मादाएं हैं वो भी रोगी है। तो इस तरह से हम किसी भी स्थिति में हीमोफीलिया की वंशागति का उसके बच्चों में अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरह से वंशागति होती है। और इसके समान एक उदाहरण हो रहा है वर्णांधता का। वर्णांधता का भी सेम टू सेम इस तरह से ही वंशागति देखने को मिलती है, क्योंकि उसका भी जो जीन होता है वो लिंग गुणसूत्रों पर ही होता है और अप्रभावी जीन के कारण होता है। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों में से आपको एक याद है तो एक ही तरह से इनकी दोनों की वंशागति देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णांधता के बारे में अलग से देखने को मिलेगा, आपको अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू।